कोल्ड ड्रिंक के नाम पर आज हमें एक ही ब्रांड याद आता है, कोका कोला। आज मार्केट में कोका कोला और पेप्सिको के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स ढूंढना मुश्किल है और ज्यादातर ड्रिंक्स इनके अंडर ही आती हैं, जैसे माजा, लिम्का, फैंटा, थम्स अप और स्प्राइट कोका कोला के अंडर, और मरिंडा, माउंटेन ड्यू, 7 अप जैसी कोल्ड ड्रिंक्स पेप्सिको के अंडर आती है। पर एक समय पर कोका कोला और पेप्सिको इंडियन कंपनी कैंपा कोला के सामने कुछ भी नहीं थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हमें कैंपा कोला का नाम तक नहीं पता और कोक पेप्सिको को हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कंज्यूम कर रहे हैं। आखिर क्या है कोक की इतने सक्सेस की राज और कैसे एक प्रॉफिटेबल कंपनी बस नाम की प्रॉफिटेबल रह गई, जानेंगे आगे इस वीडियो में। हाल ही में अरबपति मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने आइकॉनिक 50 साल पुरानी कोल्ड ड्रिंक कैंपा कोला को रीलॉन्च कर दिया है। रिलायंस का इरादा एक बार फिर घर घर में कैंपा कोला के पुराने स्वाद को पहुंचाने का और कोका कोला को टक्कर देने का है। रिलायंस ने कैंपा कोला को उसके मालिक प्योर ड्रिंक से अगस्त सन 2022 में 220 मिलियन यानी कि करीब 22 करोड़ रुपए में खरीदा है। हाल फिलहाल रिलायंस ने कैंपा कोला को 3 फ्लेवर में लॉन्च किया है, लेमन, कोला और ऑरेंज। तो अगर इंडिया में कोला के इतिहास की बात करें तो सन 1949 में भारत में पहली बार विदेशी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की एंट्री हुई जिसका नाम था कोका कोला। सन 1949 के समय में कोका कोला ने साल में 4 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। पहले ये अमीर लोगों की पसंद हुआ करती थी, फिर 1970 के दशक के आते आते ये आम लोगों की भी पसंद बन गई और इसे अफोर्ड करना आसान हो गया। और सन 1970 के दशक तक आते आते कोका कोला कंपनी का मुनाफा 4 लाख से 3.34 करोड़ तक पहुंच गया। दरअसल इसकी इतनी ज्यादा सक्सेस का राज था इसका कोई भी कॉम्पिटिटर न होना। पर 1970 की इमरजेंसी के बाद आई सरकार ने सभी विदेशी कंपनियों को देश से बाहर निकाल दिया। इसमें एक कंपनी कोका कोला भी थी। दरअसल सन 1973 के समय में सरकार ने द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि फेरा को लागू कर दिया। इसके तहत किसी भी कंपनी को आरबीआई से 3 महीने बाद अपना इंपोर्ट लाइसेंस रिन्यू करवाना होता था, जिसके तहत किसी भी कंपनी को भारत में काम करने के लिए कंपनी के 60% शेयर किसी भारतीय कंपनी के नाम पर करने पड़ते और दूसरा कंपनी को अपना सीक्रेट फॉर्मूला भी शेयर करना पड़ता। कोक ने पहले से ही इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाने के कारण इसने अपने 60% शेयर तो दे दिए लेकिन अपना सीक्रेट फॉर्मूला बताने से इनकार कर दिया। तो फिर क्या होना था, कोका कोला को इंडिया से बाहर जाना पड़ा। पर कोक के जाने से प्योर ड्रिंक्स नाम की कंपनी को भी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ये कंपनी कोक की बोतल बनाने के साथ साथ सेल्स और मार्केटिंग का काम भी किया करती थी। इसी बात से प्योर ड्रिंक्स के ओनर चिरंजीत सिंह काफी नाराज थे और 2800 एम्प्लॉइज के रोजगार का भी सवाल था। और अब लोगों को कोका कोला के रिप्लेस में कोई नई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए थी, तो भारत सरकार ने अपनी गवर्नमेंट कंपनी वाली सॉफ्ट ड्रिंक शुरू की जिसका नाम था 777। पर लोगों ने इसे खास पसंद नहीं किया और इसका टेस्ट भी कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं था। इसके बाद बाजार में एक नई कोल्ड ड्रिंक आई जिसकी बोतल पर लिखा था द ग्रेट इंडियन टेस्ट और उस कंपनी का नाम था कैंपा कोला। प्योर ड्रिंक्स के ग्रुप ने कैंपा कोला की शुरुआत 1970 में की, पर इस समय तक बाजार में और भी सॉफ्ट ड्रिंक थी जैसे कि ड्यूक्स और यूनाइटेड बेवरेज। आपको बता दें कि इससे पहले प्योर ड्रिंक्स कोक के साथ पार्टनरशिप में कोका कोला बनाया करती थी। साल 1983 के आते आते भारतीय बाजार में से 777 गायब होने लगा और देखते ही देखते कैंपा कोला की सेल्स आसमान छूने लगी। पर कैंपा कोला के सामने एक और कंपनी एज अ कॉम्पिटिटर खड़ी थी जो थी थम्स अप। पर इस समय तक कैंपा कोला इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी बन गई थी कि ये मोनोपोली क्रिएट करने लग गई। इस सक्सेस का डायरेक्ट राज था कोका कोला का इंडियन मार्केट से बाहर होना। पर इसके साथ साथ कैंपा कोला ने एडवर्टाइजमेंट पर भी काफी पैसा लगाया। कैंपा कोला का पहला एड फेमस इंडियन एक्टर खुद सलमान खान ने किया। इसी वजह से कैंपा कोला को लोगों में पॉपुलर होने में देर नहीं लगी। अपनी कोला फ्लेवर की सक्सेस के बाद कैंपा ने अपनी 2 और ड्रिंक्स कैंपा ऑरेंज और कैंपा लाइम एंड लेमन को लॉन्च किया। धीरे धीरे इसने पूरे इंडियन मार्केट को कैप्चर किया। इसकी दिल्ली में 4 फैक्ट्रीज और पूरे भारत में लगभग 50 से ज्यादा फैक्ट्रीज हो गई थी। पर इसके अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले और 1992 में कैंपा के बुरे दिन शुरू हो गए। हुआ कुछ यूं कि 1992 में सरकार बदली और इस सरकार ने पिछली सरकार के सभी रेगुलेशन को रद्द कर दिया, यानी कि अब फॉरेन एक्सचेंज कंपनियां भी भारत में आकर अपना कारोबार कर सकती थी। इसके बाद भारत में फोर्ड, टोयोटा, सैमसंग, नोकिया जैसी कंपनियों ने भी अपनी एंट्री की और इसी के साथ एक बार फिर कोका कोला अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और ढेर सारा पैसा लेकर इंडियन मार्केट में उतर गई
और उधर सन 1989 से ही पेप्सी ने भी अपने नेटवर्क्स बढ़ाने शुरू कर दिए थे। पेप्सी को तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का भी सपोर्ट था और इसकी आलोचना थम्स अप के को फाउंडर प्रकाश चौहान ने भी की। पर इन सब के बावजूद देखते ही देखते कोका कोला और पेप्सी ने इंडियन मार्केट में अपनी जगह बना ली, क्योंकि ज्यादा फंड्स के चलते इन दोनों कंपनियों ने काफी एडवर्टाइजमेंट की और लोगों के दिलों में एक बार फिर से अपनी जगह बना ली। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भारत में सभी छोटी छोटी कोला कंपनियां बंद होने लगी और इसका सीधा असर कैंपा कोला को भी हुआ। साल 2001 में कैंपा कोला के दिल्ली बेस्ड बोल्डिंग प्लांट बंद हो गए और साल सन 2009 तक कैंपा कोला सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित रह गई। परंतु एक बार फिर आप कैंपा कोला की बोतल्स अपने शहर के स्टोर्स में देख सकते हैं, क्योंकि रिलायंस ग्रुप ने इसे 22 करोड़ रुपए में प्योर ड्रिंक से खरीदा है। पर सवाल ये है कि रिलायंस ने ऐसा किया क्यों? इसे समझने के लिए हमें रिलायंस के 45th एनुअल जर्नल मीटिंग को देखना होगा, जिसमें कंपनी ने एफएमसीजी में एंटर करने का अनाउंसमेंट किया था। इस अनाउंसमेंट में साफ था कि टेक्सटाइल, एनर्जी, रिटेल, टेलीकॉम और पेट्रोलियम में अपनी जगह बनाने के बाद रिलायंस एफएमसीजी कैटेगरी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स में अपनी जगह बनाना चाहती है। पर सवाल आता है एफएमसीजी ही क्यों? क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है। एफएमसीजी में एंटर होकर रिलायंस इस सेक्टर में भी अपनी जगह मजबूत करना चाहता है। अब देखने वाली बात यह है कि जियो की तरह रिलायंस कैंपा को इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल बना पाती है या नहीं। कुछ लोग तो इस डील को जियो 2.0 का नाम भी दे रहे हैं, पर हमें ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि टेलीकॉम सेक्टर में जियो इसीलिए भी सक्सेसफुल हुई क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर काफी कर्ज में डूबे हुए थे और इसी का फायदा उठा जियो ने अपनी जगह मजबूत की थी। पर कोल्ड ड्रिंक के सेक्टर में कोका कोला और पेप्सी को दो ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके पास ना तो रिसोर्सेज की कमी है और ना ही फंड्स की, और वो रिलायंस को टक्कर देते नजर आ सकते हैं। पर हमें जियो की एक और टेक्निक को नहीं भूलना चाहिए, जिसमें जियो ने दूसरे कंपनीज जैसे कि एयरटेल और वोडाफोन के मुकाबले काफी सस्ते ऑफर्स दिए थे और यही टेक्निक रिलायंस कैंपा कोला के साथ कर रही है। जियो मार्ट पर कैंपा कोला की 600 ml की बोतल 15 रुपए और 2 लीटर की बोतल मात्र 49 रुपए में मिल रही है। वहीं हम कोका कोला की ओर देखें तो इसके 2 लीटर की पैकिंग की कीमत 95 रुपए है। पर कोक और पेप्सिको को आप कम मत समझिए, ये मल्टीनेशनल कंपनीज भी कैंपा कोला के प्राइस गेम को क्रैक कर सकती है। पर देखना तो ये है कि कैंपा कोला रिलायंस के साथ साथ कितने समय तक चल पाती है, क्योंकि रिलायंस के पास अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जिसमें 16,000 से ज्यादा स्टोर्स 7,000 से ज्यादा सिटीज में अवेलेबल हैं। देखने वाली बात तो यह है कि कैंपा कोला मुकेश अंबानी के सहारे आगे बढ़ पाती है या नहीं। आप भी हमें बताएं कि आपने भी कभी कैंपा कोला ट्राई किया है या नहीं।